हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जो मसल्स फिजियोलॉजी है उसके अंतर्गत दो टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। पहला स्नैप्स या जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे और दूसरा कोरी साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो तंत्रिका तंत्र है या जो तंत्रिका तंतु होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, उनका सीधा संपर्क जो मसल्स की संकुचनशील प्रोटीन्स या कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे नहीं होता। क्या होता है, जो नर्व्स फाइबर हैं वो पेशी के ऊपर जो कला होती है सार्कुलिमा, उसके साथ सिनेप्स बनाती हैं, है ना, उसके साथ युग्मानुबंध बनाती हैं। ठीक है, इसमें जो सार्कोलीमा है, तंत्रिका तंतुओं के जो अंत सिरा होता है, एंड जो होता है, या जिनको हम नर्व बल्ब्स कह देते हैं या नर्व्स एंड कहते हैं, वो इस सार्कोलीमा में थोड़ा धसी हुई होती हैं, एक पॉकेट जैसी संरचना बनती है। और जो तंत्रिका तंतु के जो एंड हैं वो एंड प्लेट्स बनाते हैं, जिससे हम मोटर प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर प्लेट्स कहते हैं। तो तंत्रिका तंतु के जो हैं, तंत्रिका तंतु हैं, वो पेशी के अंदर धसे हुए सिरे और सार्कोलीमा के बीच में लगभग एक 200 से 300 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। तंत्रिका तंतु की जो सिनेप्टिक नोब है वो अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में धसी हुई होती है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहते हैं। ये रसायन मेनली एसिटिल कोलिन होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है इन जंक्शंस में, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस में या सिनेप्स में? न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटिल कोलिन। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे आसपास माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। ये जो घुंडियाँ जहाँ बनती हैं या जो ये प्लेट्स बनती हैं, उनमें क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो जो ये एंड हैं नर्व्स के, तंत्रिका तंतुओं के, और जो सार्कुलिमा है, इनके बीच की जो दूरी है वो एक सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक क्लेफ्ट के रूप में होती है, या इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इसके बाद इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भी बहुत सारी और भी दरारें बन जाती हैं। जो सार्कुलिमा है उसमें गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, जिन्हें कि सब न्यूरल क्लेफ्ट्स कहते हैं। इन सब संरचनाओं में यह स्पष्ट होता है कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है से जो भी आवेग इम्पल्स आएगा या जो डिपोलराइजेशन वेव के रूप में, वो इन न्यूरो सिनेप्सिस तक आता है, और ये सीधे रूप से जो संकुचनशील प्रोटीन होती हैं मसल्स के अंदर, उसमें संकुचन स्टार्ट या उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सबसे पहले जो सार्कोलीमा है या जो मसल्स के ऊपर की जो झिल्ली है उसका विध्रुवीकरण या डिपोलराइजेशन करता है। और ये जो डिपोलराइजेशन की वेव है ये अंदर तक जाती है ना, ये विध्रुवीकरण की लहर है, वो अंदर जाके क्या करती है, जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करती है या संकुचन उत्पन्न करती है, जिसे हम उत्तेजन, संकुचन, युग्मन या एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो जो तंत्रिका तंतु हैं उनकी जो अंतिम एंड पार्ट है उसको हम सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल और बटन कहते हैं। फिर ये क्या बनता है, इन दोनों के बीच में तंत्रिका तंतु के एंड पार्ट और सार्कोलीमा जो है उसके बीच में एक क्लेफ्ट बनती है, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, यानी गैप बिटवीन द सिनेप्टिक नोब एंड द मोटर एंड प्लेट। और सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, जो एंड पार्ट होता है न्यूरॉन्स का, उसके अंतिम भाग में कुछ वेसिकल्स होते हैं या छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं, जैसे
एसिटिल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन एसेट्रा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर उससे एंड प्लेट जो आपका एंड पार्ट है या सिनेप्टिक नोव है या टर्मिनल है उससे रिलीज होते हैं, जो कि संकुचनशील जो प्रोटीन्स होती हैं उनको संकुचन के लिए एक्साइट करते हैं, ठीक है, या डिपोलराइजेशन उत्पन्न करते हैं। और डिपोलराइजेशन की ये क्रिया पहले सार्कोलीमा है उसमें होगी, उसके बाद जो आपके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका डिपोलराइजेशन होगा, टी-ट्यूबुल से उनका डिपोलराइजेशन होगा। तो डिपोलराइजेशन की एक पूरी वेव चलती है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं। दूसरा इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कोरी साइकिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोरी साइकिल को हम लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लैक्टिक एसिड साइकिल। तो जो लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स जब संकुचित होती हैं या जो पेशियां उनमें जब मसल्स को जब बहुत सारा काम करना पड़ता है तो पेशियों द्वारा इस बहुत सारे श्रम करने की स्थिति में कुछ विशेष चक्रीय परिवर्तन होती हैं जिनके द्वारा लैक्टिक एसिड का निष्कासन किया जाता है। ये मुख्यतः जो पेशियां, मुख्य पेशियां जो भी हैं या यकृत हैं उनमें ये इस तरह के परिवर्तन होते हैं और इन चक्रीय परिवर्तनों को ही कोरी साइकिल या कोरी चक्र कहते हैं। ये इस कोरी चक्र के जो खोजकर्ता हैं कार्ल फ्रेडिनांड कोरी और ग्रेटी कोरी उनके नाम पर रखा गया है। तो ये जो लैक्टेट मेटाबॉलिज्म है जो कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मसल्स में होता है उससे प्रोड्यूस होती हैं। ये जो लैक्टिक एसिड है ये तो आपकी मसल्स जितनी भी मुख्य मसल्स हैं उन सब में उत्पन्न होगा। उत्पन्न होने के बाद ये जो लैक्टिक एसिड है ये कहाँ जाएगा? आपके यकृत में, लीवर में जाएगा। और लीवर में ये जो लैक्टिक एसिड है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये ग्लूकोज फिर से मसल्स में आएगा और फिर से मेटाबोलाइज होगा लैक्टेट में और लैक्टेट फिर लीवर में जाएगा। तो इस तरह से एक पूरा साइकिल बनता है। तो पेशी संकुचन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसके समय पेशी में ग्लाइकोजन से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्रेब्स चक्र या जो के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस में क्या उत्पन्न होता है? पायरुविक अम्ल या लैक्टिक अम्ल बनते हैं जो शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और ये इतना दक्ष होता है कि थोड़ा बहुत परिश्रम करने पर भी उत्पन्न लैक्टिक अम्ल पेशियों में तंतुओं में इकट्ठा नहीं होता, सीधा कहाँ? लीवर में जाएगा और वहाँ पे से दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये कोरी साइकिल पूरा होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा श्रम करता है कोई व्यक्ति तो उसमें लैक्टिक एसिड की बहुत मात्रा उत्पन्न हो जाती है जो कि इतनी शीघ्रता से आपके क्रेब्स चक्र में या टीसीएस साइकिल है उसमें निष्कासित नहीं हो पाती है। इसलिए लैक्टिक अम्ल की जो अतिरिक्त मात्रा है वो पेशी तंतुओं से रुधिर प्रवाह में विसरित हो जाती है। इस प्रकार से विसरित जो लैक्टिक अम्ल है वो यकृत में पहुंचकर ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यकृत में ग्लाइकोजन बनने की ये प्रक्रिया पेशियों की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। यह ग्लाइकोजन यकृत से पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर पेशियों में पहुंचा दिया जाता है। तो जहाँ पर ये क्या ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से ये कोरी साइकिल है। थैंक यू बेटा। फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट पे बात करेंगे।